एरेज है, एरेज के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ टू मच डिस्कस करना चाहिए। सबसे कॉमन डाटा स्ट्रक्चर है और हर प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है। हर स्टूडेंट जो है वो वेल वर्स्ड होता है तमाम टेक्निक्स के साथ। जो बातें इसके बारे में हैं, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर हम इसे स्टोर करते हैं और इस एरे का साइज जो है वो हमें पहले से बताना पड़ता है। एरे एक डायनामिक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी इसका साइज हम प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले फिक्स कर देते हैं कि जी ये इसका एरे साइज है। हम इसको डायनामिकली बहुत कम जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप डायनामिक की तरफ जाते हैं तो फिर आपको एरेज के अलावा किसी और डेटा स्ट्रक्चर में जाना पड़ता है। जो बात इसके अंदर समझने वाली है वो यही है कि एरे के अंदर जब आप मेमोरी को अगर आप देखें तो अगर आपने एक 6 एलिमेंट्स बनाए हैं तो आप देखें कि जी उसका जो शुरू का इंडेक्स होता है वो 0 होता है और उसके बाद ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये मेमोरी के अंदर कंसेक्टिव पड़े होते हैं। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंसेक्टिव, ठीक है। डायनामिक और स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर या मेमोरी एलोकेशन में क्या फर्क है जी, ये भी अभी हम आगे वाजे कर देंगे जी। स्टैटिक से मुराद ये है कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो आप जिसका साइज आप पहले मेंशन कर दें जब प्रोग्राम रन हो रहा हो तो उसके साइज को आप इंक्रीज ना कर सकें, ठीक है। यानी यहां पर आके अगर आप ये देखें, ये गूगल में आए तो रीसाइज एन एरे ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो क्या हम एक एरे का साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं? We cannot really resize arrays in C++, but we can do with some technique that is called dynamic memory allocation. Otherwise हम इसको resize नहीं कर सकते। Consecutive का मतलब ये है कि जो आपकी रैम है उसके अंदर ये एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ जो लोकेशंस होंगी उनके ऊपर ही ये जो एलिमेंट्स है ना वो पड़े होंगे। सीक्वेंस का होना और कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का होना, इसमें थोड़ा सा फर्क समझ लीजिएगा। सीक्वेंस तो ये भी है, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। लेकिन कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन का मतलब सिंपल ये है कि अगर आपके पास ये मेमोरी का एक सेल है, यानी ये इंटीजर एरे है, फर्ज करो मैं आपको बताता हूँ, ये इंटीजर एरे है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी 2 बाइट्स हैं तो उससे अगली 2 बाइट्स के ऊपर ये वाला एलिमेंट है, उससे अगली 2 बाइट्स, यानी मेमोरी के अंदर जो बाइट्स होती हैं और जो बाइट्स का एड्रेस होता है वो बिल्कुल साथ साथ जाके वो 10, 15 या 20 या 40 जितनी भी बाइट्स होंगी वो सारी की सारी जाके एलोकेट होंगी। इसका मतलब है कंसेक्टिव। अगर आपको एक मेमोरी एड्रेस का पता चल जाए एरे का तो आप उस एरे में बगैर इंडेक्सिंग किए हुए 0, 1 किए हुए आप उससे नेक्स्ट एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं कि आप उससे 2 बाइट, अगर वो 2 बाइट की डाटा टाइप है तो 2 बाइट आगे चले जा सकते हैं, अगर 4 बाइट है तो 4 बाइट जो है वो आगे जा सकते हैं। डायनामिक और स्टैटिक का कल वाला ही कॉन्सेप्ट है नादिया, जो आपने देखा था कि डायनामिक उस वक्त होती है जब प्रोग्राम चल जाता है और स्टैटिक वो होती है जो प्रोग्राम के रन होने से पहले कंपाइलर जो मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। ये इससे पहले भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका हुआ है कि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो उस प्रोग्राम को जो मेमोरी पहले मिलती है एग्जीक्यूशन के स्टार्ट से पहले वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है और उसके बाद जैसे जैसे वो प्रोग्राम चल रहा होता है उसको जितनी जितनी मेमोरी चाहिए होती है, जो मेमोरी उसे वहां पे मिल रही होती है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। एरे के हिसाब से पता चल गया ना कि ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे मौजूद होता है। हम इसको C++ में किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, ये सारी बातें कॉमन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है या इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है जी। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी नहीं है कि जिसको देखा जाए। नेक्स्ट जी, अगला जो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है जी वो आता है सिंपल लिस्ट के नाम से, लिस्ट डाटा, ठीक है जी। डायनामिक एरे की मैंने कहा कि डायनामिक एरे से मुराद ये होता है कि आप एक एरे का साइज यूजर से लें और उसके बाद उस साइज की एरे को जो है ना वो डिफाइन करें
तो ऐसी एरे जो है, किसी भी एरे के साइज को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें खुद से एक टेक्निक बनानी पड़ती है कि हम एक एरे 10 की बनाई हुई थी, बाद में आपने उसको 20 का करना है, तो आप एक 20 की नई एरे जनरेट करोगे और उस 10 वाले सारे कंटेंट्स 20 के अंदर कॉपी कर दोगे। इस तरह आप एरे को रीसाइज कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपने जिस एरे को 10 मेंबर्स के साथ डिक्लेयर किया था, बाद में जब प्रोग्राम रन हो रहा हो तो उस एरे के साइज को आप बढ़ाकर 20 कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है एरेज डाटा स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, C++ के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास है जी लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर जी। ये मतलब एरे के हिसाब से एक नया डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है जी। इसके अंदर हमारे पास जैसे जी शॉपिंग लिस्ट है, ग्रोसरी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पीपल है, इस तरह की चीजें मौजूद होती हैं। तो इसमें दो चीजें जो है ना वो हमारे पास एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। मतलब एक लिस्ट के साथ हमारा करंट पॉइंटर होता है और एक लिस्ट के साथ हमारा स्टैटिक होता है जी, ठीक है जी। तो करंट से मुराद यहाँ पर क्या है, ये देखें जी, एक लिस्ट है और इसके एलिमेंट्स हैं 2, 6, 8, 7, 1 और साइज 5 है। तो इसका मतलब है कि इस लिस्ट के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद 5 है। और करंट 3 है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त हमारा जो पॉइंटर है, जो करंट पोजीशन है हमारी इस लिस्ट की, वो 3 है। यानी आप देखें कि एरे के अंदर कहीं पोजीशन का जिक्र नहीं है। एरे क्या है, कंसेक्टिव लोकेशंस के ऊपर स्टोर की हुई वैल्यूज हैं। हर वैल्यू जो है उसके साथ एक इंडेक्स जुड़ा हुआ है और पहला इंडेक्स 0 है, उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द एरे इंडेक्स। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ आप जनरेट करेंगे और उसके साथ साथ आप उसका साइज भी मेंशन करेंगे और उसके साथ साथ आप उसका जो करंट पॉइंटर है, यानी अगर इसका करंट 3 है और आप इसके ऊपर नेक्स्ट, बैक, टेल, ये इसके फंक्शंस हैं, ठीक है जी। और इसी तरह फाइंड है, लेंथ है, ये सारे फंक्शंस हैं लिस्ट को क्रिएट करने के। अच्छा जी, सुने जरा, एक डेटा स्ट्रक्चर को हम कैसे पढ़ते हैं, एक डाटा स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं एज अ प्रोग्रामर। एज अ प्रोग्रामर आपने जो डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है वो क्या है। पहली चीज आपने ये पढ़नी होती है कि इस डाटा स्ट्रक्चर की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है, मेमोरी में ये किस तरह से करता है। दूसरा आपने देखना होता है कि इसमें डाटा एलिमेंट्स जो हैं उनको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है जी। तीसरी चीज आपने ये देखनी होती है कि इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। यहां तक आपने इसका नॉलेज हासिल करना होता है और उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं विद एनी लैंग्वेज, ठीक है। ये अब ये चौथा पार्ट होता है। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी कि वो डाटा स्ट्रक्चर मुश्किल है जी, मुश्किल है जी, मुश्किल है भी। अगर आपने उसका कोड नहीं लिखना तो आप ये वाला स्टेप छोड़ दो, लेकिन कम से कम ये 3 चीजें तो उसके बारे में पढ़ो। आपको पता तो हो कि एक लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर करता क्या है, स्ट्रक्चर क्या क्या करता है, उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। असल में तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। ये तो एक इम्प्लीमेंटेशन है। और अगर आपको इन तमाम चीजों के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी आती तो आप देखें नेट के ऊपर सारी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर पड़ी हुई है। अब अगर आप यहाँ पर जाएं ना और जाके लिखें लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो आगे वो पूछेगा आपसे कि भाई कौन सी इम्प्लीमेंटेशन आपको चाहिए। देखो, सी में पड़ी हुई है, जावा में पड़ी हुई है, पाइथन में पड़ी हुई है, जावास्क्रिप्ट में पड़ी हुई है। हर लैंग्वेज में लिखी लिखाई इम्प्लीमेंटेशन आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट के ऊपर आप देखें, ये सारा कोड लिखा हुआ पड़ा हुआ है जिसके जरिए आप लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके देख सकते हैं, बना के देख सकते हैं, इनपुट करके देख सकते हैं, आउटपुट करके देख सकते हैं। समझ आ रही। अब हम लोग एज अ स्टूडेंट जब पढ़ रहे होते हैं या हमें जब पढ़ाया जा रहा होता है, तो उस वक्त चूंकि यहीं से ही वो C++ का कोड नजर आ जाता है और जैसे ही हमें कोड नजर आता है तो हमारी जान चली जाती है कि बस जी ये कोडिंग है, अब ये हमारी समझ में आना ही कोई नहीं है, ये बहुत मुश्किल है और हम उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं लेते। मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए और 20 साल हो गए कंप्यूटर साइंस में आए हुए, और कम से कम मैं जो प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग है वो 14 से कर रहा हूँ, यानी 7 साल तो मुझे कोड लिखते हुए हो गए, ठीक है।
तो मुझे आज तक जो है वो किसी डेटा स्ट्रक्चर का कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं जिनकी क्लासेस जो हैं वो तमाम जो हैं आप देखें कि उसमें पड़ी हुई हैं, तमाम में पड़ी हुई। मसलन मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ डेव C++ के अंदर, ठीक है, कि ये दो क्लासेस जो हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। मेरे पास, मैंने एक प्रोजेक्ट करना था तो मैं गया तो मैंने लिंक लिस्ट डॉट सी, ये लिखी लिखाई मुझे जो है ना वो कोड मिल गया जिसमें लिंक लिस्ट की मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है कि आपने एलिमेंट बनाना है तो आपके पास क्या है, और इसी तरह आपने ऐड करना है तो मैं सिर्फ क्या करता हूं कि इस फंक्शन को कॉल करता हूं अपने मेन प्रोग्राम में, ऐड लास्ट को, और एक पॉइंटर दे देता हूं जो डाटा होता है और उसके साथ लिंक लिस्ट का नाम दे देता हूं, और मैं जो चाहूं इसके जरिए कर सकता हूं। तो इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझते और इसको मुश्किल बना के